मैं आपका मेंटोर AK सिंह, और आज फिर हम अपनी लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे, यानी कि जो हम लाइब्रेरी क्लास कर रहे हैं किसके लिए, KVS, NVS और DSSS और राजस्थान के पेपर के लिए। खासकर हमारा जो मोटिव है इस बार के जो NVS है उसके ऊपर है, और NVS के बाद आपके पास है DSSS की जो वैकेंसी का जो फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि आज 18 तारीख है और आज 18 तारीख लास्ट डेट है, यानी कि लास्ट डेट है आपके पास फॉर्म भरने का। जिसको भी DSSS का फॉर्म भरना है लाइब्रेरी साइंस का, वो फॉर्म भर सकता है। तो समय व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास को देखते हैं, आज की क्लास में क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, ये बुक आपको मैंने बताया था कल भी, मैं आपको किस बुक से पढ़ा रहा था, जो थी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि UOU की बुक थी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की थी। तो उसका रेफरेंस लेके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ पर, उत्तराखंड की साइट पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट बुक को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। जितनी भी ओपन यूनिवर्सिटी है आपको बुक मिल जाएंगी, उनकी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब हमारी बात आती है कि काम की चीज़ हमारी क्या है और हमें किस नज़रिए से पढ़ना है। देखिए, आप KVS, NVS, DSSS या फिर ऑल इंडिया का कहीं भी लाइब्रेरी का एग्ज़ाम देंगे, यानी पुस्तकालय विज्ञान का एग्ज़ाम देंगे, तो आपको UDC, DDC और CC, इन तीनों के ऊपर से, तीनों में से दो पर फोकस हर अलग में दिया जाएगा, यानी कि DDC और CC। क्योंकि DDC और CC इंडिया में बहुत ही तो लंबे तौर पर, यानी कि एक तरह से मोटे तौर पर चलता है। या तो आपको DDC से नंबर मिलेंगे बुक पे जो लाइब्रेरी में मिलेंगे, या फिर CC से मिलेंगे। जो बड़ी लाइब्रेरी है वहाँ पर ज़्यादा CC से मिलते हैं, क्योंकि CC जैसे आपने देखा हो कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, उस पर CC से भी नंबर मिलेंगे और DDC से भी नंबर मिलेंगे। यानी कि जो यूनिवर्सिटी की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें आप बुक उठा के देखें तो आपको DDC और CC दोनों से नंबर मिलेंगे। तो DDC और CC का ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया, किस लिए उसका शुरुआत हुई, तो ये भी हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ जो है आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें पूछी जाती है। जैसे KVS का एग्ज़ाम है, या नवोदय का एग्ज़ाम है, DSSS का एग्ज़ाम है, या किसी का भी एग्ज़ाम है, आपसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो है DDC और CC। और DDC और CC में क्या इंपॉर्टेंट है, कब आया, क्यों आया, किसका नाम है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं, ये बात हो गई हमारी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो DDC है वो किसके नाम पर बनी है, यानी कि उनका नाम क्या है। सबको पता है मेलवल डेवी, मेलवल डेवी, यानी कि मेलवल उनका नाम है और डेवी यानी कि 4 अंकों का नाम है, और हम पढ़ते हैं खाली मेलवल डेवी। यानी कि आप जब भी देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, आविष्कारकर्ता मेलवल डेविड, यानी कि ड्यू, तो क्या नाम है इनका, मेलवल ड्यूई। ठीक है, पर इनका जो पूरा नाम है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि मेलवल डेवी का पूरा नाम क्या है, यानी कि मेलवल डेवी का आपको पूरा नाम बताना है। तो पूरा नाम हम देखते हैं, चलिए। आपको पूरा नाम इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में ये रहा नाम इनका, और हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो मेलवल लुइस कैस्थोल डेविड। तो यानी कि कैस्थोल जो हिंदी में है उसे आप पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, जिसमें पढ़िए इनको नाम को लिख के रख लीजिए। आप जो भी किताब है आपके पास उसमें, जैसे अगर ओल्ड पेपर की किताब है तो ओल्ड पेपर की किताब में आप इनका नाम लिख के रख लीजिए कि ये पूछे जाते हैं। जैसे SR रंगनाथन है, यानी कि CC के संस्थापक या CC के जन्मदाता, पितामह लाइब्रेरी साइंस के, और पितामह भारत की लाइब्रेरी साइंस के, और पितामह किसके, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के। तो उनका जो नाम है पूरा, आपको मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, उनका नाम पूछा जाता है SR रंगनाथन की फुल फॉर्म, या फिर DDC की फुल फॉर्म, सॉरी, मेलवल डेवी का पूरा नाम। तो ये पूरा नाम जो पूछे जाते हैं, इनका जो चलन है वो आता ही रहेगा, यानी कि आपको एक क्वेश्चन इस तरह से मिलता ही रहेगा। अब आती है बात नेक्स्ट की चीज़ें क्या हैं।
तो मेलविल डेवी यानी कि उससे विश्वविख्यात है, यानी कि इसके लिए विख्यात है वो। देखिए इसमें भी कहा है नाम उनका इतना लंबा है, यानी 4 अक्षरों का, पर उनका नाम जो है मेलविल डेवी के नाम से विख्यात है। तो उनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ है, यानी कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अगर आपसे पूछा जाए तो वैसे याद रखें न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। फिर आते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर, कहाँ पर, ये देखिए डेविड के बाल्यकाल में ही 85 पुस्तकों का संग्रह, इस यानी कि उन्होंने बचपन से ही उन्हें संग्रह करने का शौक था, तो इसलिए उन्होंने संग्रह करने का जो यानी कि लाइब्रेरी साइंस की रचना करी, एक तरह से डीडीसी की रचना करी। तो डीडीसी की रचना आपके से पूछा जाता है, या फिर आपसे जब इस तरह के इंटरव्यू में पूछा जाता है, जैसे आप केवीएस में इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि डीडीसी जिन्होंने बनाया तो उन्होंने डीडीसी क्यों बनाई। तो डीडीसी आप ये कह सकते हैं कि उन्हें शौक था एक तरह से संग्रह करने का, या फिर इस तरह से बाल्यकाल से ही उनकी रचना इस तरह से ग्रंथों की थी, यानी कि क्या कहेंगे कि ग्रंथों के प्रति उनकी अभिरुचि थी, यानी कि आपको बताना है उनको। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा, यानी कि और सारी बुक आप खुद भी पढ़ सकते हैं और इम्पोर्टेंट नहीं है। जो 2 चीज़ थी इम्पोर्टेंट, एक तो ये वाली, एक ये वाली, और जन्म आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हम आते हैं फिर नेक्स्ट पैरा पे। तो इसमें है कुछ समय पश्चात उनकी नियुक्ति पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर हुई, यानी कहाँ पर हुई, और वो भी न्यूयॉर्क लाइब्रेरी में। 1887 में न्यू डेवी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय की पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम स्कूल की स्थापना की तथा प्रशिक्षण प्रारंभ किया, यानी कि किसमें, कौन सी यूनिवर्सिटी में, ये पूछा जा सकता है कोलंबिया विश्वविद्यालय में। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपको अंडरलाइन मिल जाएगी। फिर आता है उसका कि न्यूयॉर्क के द्वारा, यानी कि न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी ऑफ स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या कौन प्रसिद्ध हुआ, जो अभी देख, यानी कि जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम वर्ष स्कूल स्थापित किया था, उसी का नाम इन्होंने बाद में जाकर, जैसे ये था तो फिर उसके बाद क्या कर दिया, न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो नेट में ही क्यों ना हो, क्योंकि नेट में भी इस तरह के घुमा फिरा क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है आगे, हम जो देखते हैं वो है पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम यानी प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल के संपादक व प्रकाशन का कार्य डेवी ने संपादन किया, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1876, यानी कि इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ के लिए आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर आता है इसके अतिरिक्त अमेरिकन संघ ग्रंथ संघ, यानी कि लाइब्रेरी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन वर्तनी शुद्ध संघ की स्थापना, यानी स्पेलिंग रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। ये जो पैरा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। आपको बुक बता दी है मैंने, लाइब्रेरी की बुक कौन सी है, उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की क्लासिफिकेशन की बुक है ये, उसमें से जाके पढ़ लेना। फिर आ गया किसकी, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट। फिर आता है ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1877, यानी कि क्या है ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1887, सॉरी 1877। लाइब्रेरी ब्यूरो ये है 1888। ठीक है, फिर यहाँ ये 2 रचनाएं थी, यानी कि 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें। फिर आते हैं 1924 में डीवी ने अपने प्रकाशन के समस्त, यानी कि एक दान प्रदान किया, यानी कि एक तरह से आपने पढ़ा होगा कि जो डीडीसी के कितने एडिशन है, अभी वो नीचे पढ़ेंगे हम, उसकी बात आ रही है अपने। देखिए बात कह रहे थे, हम देख रहे थे 94 में आपको डीवी ने यानी कि प्रकाशन किया, तो वो क्या है, किसके ऊपर पत्रिका की बात कर रहे हैं, तो वो है, तो ये क्या है, लेक पैलिसिटी क्लब एजुकेशन फाउंडेशन, ये इस नाम से संस्था का संपर्क,
यानी कि कैरेक्टर से ओरिजिन किया, तो उस चीज़ के लिए इनको, तो इस चीज़ के लिए इनका कब माना जाता है योगदान? 1994 में। ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर आता है, आगे चलते हैं हम, आगे क्या चीज़ें बताई गई हैं। डीडीसी के संपादन ग्रंथ की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग करते हुए उन्होंने दशमलव वर्गीकरण को अधिकृत उपयोगी यानी संशोधन करके बताया। चलिए, ये हमारी चीज़ की इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आगे चलते हैं। चलिए चलिए चलिए। फिर उद्देश्य हमारे काम के नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। यानी कि दशमलव पद्धति आविष्कार कब हुआ, आपसे पूछा जा सकता है। दशमलव इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो कब आया? 26 दिसंबर, यानी कि अगले ही जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके आसपास, 1931। और आपसे क्वेश्चन एक मैं पूछ रहा हूँ, 1933 में क्या हुआ था? 1931 में दशमलव श्रृंखला है, और 1933 में ही लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड एक जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ख़ासकर भारतीय मूल के लिए। फिर आता है ऐतिहासिक यानी कि पृष्ठभूमि, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आपको ये पता होगा कि लाइब्रेरी साइंस में जब हम डीडीसी या सीसी पढ़ते हैं तो उसके कुछ एडिशन भी होंगे। तो एडिशन होंगे तो उसका जो पद्धति यानी कि दशमलव पद्धति है उसको भी पता होना चाहिए। मैनुअल डेवी ने दशमलव वर्गीकरण पद्धति की रचना प्रारंभ करने के पूर्व भ्रमण कर अनेक ग्रंथालयों का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने क्या करा, यानी कि उन्होंने इधर उधर घूमकर बहुत सारे चीज़ों के, जैसे इंडिया में मान लीजिए हम 28 राज्य मान के चलते हैं, 28 राज्य हैं, और सभी राज्यों में 100 भी पुस्तकालय हैं। यानी कि 100 पुस्तकालय तो कितने हो गए? जितने भी पुस्तकालय हैं उनका आप भ्रमण करो, उनकी कमी अमी सब चीज़ों को जानो, तब आप एक पुस्तक या इस तरह की चीज़ें लिखो। तो उसके बारे में किन्होंने किया? मैनुअल डेवी ने। ये सब चीज़ें हैं। तो इनका जो वर्गीकरण के, यानी कि आपको बता दिया था कि मैनुअल डेवी ने पूरे भ्रमण किया, यानी कि भ्रमण करने के बाद उनको जो चीज़ों का पता चला, तो उस चीज़ के बारे में आपको उन्होंने लिखा कि कमियां क्या हैं, यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के व्यवस्थित और व्यवस्थाएं और उनके विषयों के अनर्थ। यानी कि आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी को में बुक्स को एक क्रम से या फिर सीरियल नंबर से या सीसी या किसी भी नंबर से देकर उसका एक यूनिक आइडेंटिटी बना देते हैं। तो वो कहाँ से शुरू? जब मैनुअल डेवी ने व्यवस्थिति और विषय के अनुसार उसे अधिक क्रमशः सुविधा प्रदान करी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछी जाती है। ठीक है। डेवी ने अपनी पद्धति की रचना 1873 में, यानी कि पहला जो संस्करण है वो कब हुआ? 1873 में। तथा इसके परीक्षण के तुरंत बाद इस कॉलेज में उसका प्रयोग किया, यानी कि एमएस्ट कॉलेज में उनको इसका प्रयोग करने के लिए मिला। फिर आता है जो संस्करण है, ये संस्करण हम भी पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ते हैं। प्रथम संस्करण 1876 में ग्रंथालय, यानी कि जो इंग्लिश नेम है, आप हिंदी नेम लाइब्रेरी साइंस में कोई भी हिंदी नेम टाइटल मत पढ़ना। अगर आपको इंग्लिश में मिल रहा है, प्रोवाइड हो रहा है, तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। क्योंकि जैसे ये चीज़ें, जैसे ग्रंथालय में ग्रंथों के पुस्तकों के क्रमबद्धता और सूचीबद्धता करने के वर्गीकरण विषय क्रमता, ये आपको कन्फ्यूज़न कर देगा और आपके माइंड में ऐसी भारी भरकम चीज़ लगेगी कि आपको क्या है। तो ये चीज़ है, ये है उसका नाम। ए कैटलॉगिंग एंड सब्जेक्ट इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स के बारे में वो बात करिए, और कैटलॉगिंग, सॉरी 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 ए क्लासिफिकेशन ऑफ, जो कैटलॉग की जो बुक है, यानी कि कैटलॉग की, उसका नाम ही क्या था इनकी पहली, यानी डीडीसी का जो है उसका नाम है एक क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर द कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक एंड द प्रेफरेंस ऑफ ए लाइब्रेरी। यानी कि क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर किसका? कैटलॉग एंड अरेंजिंग। ऊपर भी नाम देखिए, ऊपर वो जब घूमे तो उन्होंने क्या किया? व्यवस्थित क्रम को, यानी विषय को देखा कि विषय किताब होनी चाहिए, इंडेक्सिंग होनी चाहिए, और उसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग वर्ड को लिया
फॉर द कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक ऑफ, इतना ये आया। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी कि टाइटल आपको पता चल गया कि ये है। और इस बुक का संस्करण का, पहले संस्करण का टाइटल पेज का डेवी ने नाम नहीं था, यानी कि डेवी का नाम ही नहीं था। चलिए आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट क्या है आगे देखते हैं। अब आती है सबसे बड़ी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि डीडीसी, यानी कि डीडीसी के हैं कितने संस्करण, 23 संस्करण, जो अभी हम देखेंगे कब कब हुए। और सीसी के आपको पता ही है 6 जो संस्करण है वो भी आपको पता होने चाहिए, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले डीडीसी के संस्करण पढ़ लेते हैं कि डीडीसी के संस्करण कब कब आए। आपसे पूछा जाएगा कि डीडीसी का संस्करण कब आया, तो वो है 1876 में, यानी कि 1876 में पहला संस्करण आया। चलिए आगे चलते हैं। डीडीसी का दूसरा संस्करण कब आया, 1887 में, सॉरी 1885 में। तीसरा संस्करण है 1888 में। चौथा संस्करण है 1891 में। पांचवा संस्करण है 1894 में। छठा संस्करण है 1899 में। सातवां संस्करण है 1911 में, यानी कि 1911 में। आठवां संस्करण है 1913 में, यानी कि 13 में, 1930 में। नौवां संस्करण है 1915 में, यानी कि 1915 में। 10वां 1919 में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के पास आया था। 11वां संस्करण आया था 1922 में। 12वां संस्करण आया था 1927 में। 13वां संस्करण आया था 1932 में, यानी कि 13वां संस्करण तक जो आपकी जो चीज़ है वो कब तक हो गई थी, 1932 में। क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पर आंदोलन चल रहे थे। और हम ये जो वीक के, आपको इस तरह भी याद रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के पास आसपास कौन था, सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास कौन था, ये भी पूछा जा सकता है। वैसे इतना घुमावदार क्वेश्चन नहीं आएगा। 14वां संस्करण है 1942 में आया। 15वां संस्करण आया है 1951 में। कब आया, हमारे आज़ादी के आसपास, यानी कि 1950। आप कहेंगे कि 1947 में आज़ादी मिल गई, वही 1947 में आज़ादी जरूर मिल गई थी, पर उसके बाद भी हमारा संस्करण हुआ, यानी कि हमने बहुत संघर्ष किए। और 1950 में कितनी तारीख को, 26 जैन 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन पूरे तरह से हो गया। और एक तरह से हमें पूरे तरह से आज़ादी मिल गई, जो कि 1950 में मानी जाती है। और 51 में क्या आया, 15वां संस्करण। फिर आया 15वां संस्करण रिवाइज 1952 में, ठीक है। फिर आता है 16वां संस्करण। 16वां संस्करण कब आया, 1958 में, 2 वॉल्यूम। 17वां आया 1961 में से 1970, 2 डेट ईयर है, इसका भी ध्यान रखें। अगर आपको 65 मिले तो 65 लगा देना, 67 मिले तो 67 लगा देना। 18वां आया 1971 में। 19वां आया 1979 में। 20वां आया 1989 में। ये जो संस्करण है इम्पोर्टेंट है, इसे चाहे आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, सॉरी डाउनलोड करा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, बुक को डाउनलोड करके देख लीजिए, पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट एक तरह से रामबाण है, क्योंकि डीडीसी के ऊपर कम से कम ये मान के चलिए 10 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो घुमा फिरा के किस तरह पूछे, इससे रिलेटेड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। संस्करण हो गया, फिर आपसे पूछ लेगा, अंदर से संस्करण पूछ लेगा कितने आए, नाम पूछ लेगा, इस तरह घुमावदार क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। 21वां संस्करण है 1996 में। 22वां संस्करण है 2003 में। और लास्ट जो संस्करण है 2011 में। यानी कि डीडीसी के जो टोटल संस्करण है वो कितने हैं, 23 संस्करण, यानी कि 23 संस्करण। आपसे पूछा जाए कि लास्ट कितने संस्करण है और लेटेस्ट संस्करण कौन सा है, 23वां संस्करण है, और वो कब आया, 2011 में। ऐसे आपका इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, जो ये चीज़ थी आपको बता दी, यानी कि डीडीसी में जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी आपको बता दी। और जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो में ये जो चीज़ें हैं पचाना एक तरह से मुश्किल का काम है, क्योंकि इसमें है डेट जो और नेम्स हैं जो दिक्कत देते हैं, यानी कि आपको दिक्कत दे सकते हैं।
इसलिए ये चीज़ आपको मैंने बता दी है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिले। आप वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप स्किप मार देते हैं या फिर एक तरह से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए और अपनी जो तैयारी है उसे भी जारी रखिए। थैंक यू।